अध्याय 131 नायक का महान साहसिक कार्य। तियानहुओ गांव का रक्षक गु लोंग्यू, ऐसा मत कहो। वे पूरे समय एक ही जगह पर बैठकर खाना खा रहे हैं। तियान्यू गांव के शेनटोंग ने कहा, हम तियानशुई गांव का अब अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए। इस समय सबकी निगाहें सार्थक के चेहरे पर टिकी हुई थीं। सार्थक ने अपना पेट खुजाया, कुछ शब्द बुदबुदाए और फिर पेड़ों का एक छोटा सा झुंड उखाड़ दिया, जो अंगूठे के आकार के फलों से ढका हुआ था। पल भर में पूरा स्थान शांत हो गया, केवल समुद्र की हवा की आवाज ही सुनाई दे रही थी। लगभग हताश हो चुके ग्राम प्रधान की आंखों में अचानक एक चमक आ गई। क्या ये कोई आध्यात्मिक फल था? सार्थक ने बहुत ध्यान से गिना, 1, 2, 3, 100, 101, 108। सार्थक ने अपना पंजा हिलाते हुए कहा, मैं खनन करने नहीं गया था, मैं खुदाई करने गया था। देखो, मैंने सिर्फ 108 विषैले फल खोदे हैं। अरे तुम सब मुझे क्यों भूल रहे हो? तुम लोग बातें कर रहे हो, अब बोलना क्यों बंद कर दिया? ऐसा लग रहा था मानो सबने एक छोटा सा सफेद झींगा निगल लिया हो, उनके गले पूरी तरह से जाम हो गए थे। अचानक तियानहुओ गांव के वेई हुआ ने कहा, ये किस तरह का अनोखा विषैला फल है? मैंने तो इसके बारे में कभी सुना भी नहीं। इस फल में तो कोई सुगंध भी नहीं है। क्या यह महज एक साधारण फल है? इसे आध्यात्मिक फल कैसे माना जा सकता है? अमृता तुरंत बोली, तुम तो साधारण फल हो, लेकिन यह एक अनोखा विषैला फल है जिसे खाने के बाद तुम किसी भी साधारण जहर से प्रतिरक्षित हो जाओगे। फुफकार, किन हाय और उसके साथी पूरी तरह से अचंभित थे। आखिर हो क्या रहा था? एक 700 से ज्यादा फल कौन खोद कर निकाल सकता है? अगर यह सचमुच जहर से बचाव कर सकता है, तो क्या ये साधारण आध्यात्मिक फलों से कहीं ज्यादा मूल्यवान नहीं होगा? असंभव। कोई एक साथ इतने सारे आध्यात्मिक फल कैसे प्राप्त कर सकता है? सभी आध्यात्मिक फलों के संरक्षक देवता होते हैं। इतने सारे आध्यात्मिक फलों के साथ संरक्षक देवता कितने शक्तिशाली होंगे? तुम धोखा दे रहे हो। तियानयांग गांव में गु लोंग्यू का चेहरा पीला पड़ गया था। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि सार्थक और उसके समूह को इतने सारे आध्यात्मिक फल मिल सकते हैं। जरूर कुछ गड़बड़ है। सार्थक के कुछ बोलने से पहले ही अमृता ने गु लोंग्यू की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम झूठे आरोप लगा रहे हो। हमने न केवल आध्यात्मिक फल प्राप्त किया है, बल्कि एक उत्परिवर्तित बैंगनी पूंछ वाले बिच्छू को भी पकड़ा है। क्या क्या कहा आपने? गांव का मुखिया बाकी सब बातों को नजरअंदाज करते हुए तुरंत नीचे उतरा। ये कहाँ है? मुझे देखने दो। अचानक जियांग नान के हाथ में प्रकाश की एक चमक दिखाई दी और सबके सामने हथेली के आकार का पूरी तरह से बैंगनी रंग का एक छोटा बिच्छू प्रकट हो गया। गांव के युवा समूहों के सभी नेताओं का रंग बदल गया। क्या कोई विकृत प्राणी किसी दुर्लभ प्राणी से कहीं अधिक शक्तिशाली नहीं होगा? तियानशिन गांव के मुखिया के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। तुम वीरान बिच्छू गुफा में गए थे? कई लोग हैरान रह गए। वीरान बिच्छू गुफा? तियानशुई गांव में तो सिर्फ 1 दर्जन लोग ही रहते थे और वे वीरान बिच्छू गुफा में चले गए। सार्थक, क्या हम नहीं जा सकते? वे तो बस कुछ कीड़े मकोड़े हैं, उनसे डरने की क्या बात है? कीड़ों का झुंड? सब लोग अवाक रह गए। आप वाकई असाधारण हैं। यहाँ कौन ये कहने की हिम्मत करेगा कि वीरान भूमि में स्थित बिच्छू गुफा सिर्फ कीड़ों का झुंड है? सार्थक ने मुड़कर अमृता को डांटा और कहा, अच्छी चीजों का दिखावा नहीं करना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे धन का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। अमृता, हमें दक्षिण की ओर जाने से डर नहीं लगता है ना? दक्षिण की ओर जाने से? शियांग नान चुप रहा। मुझे डर नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अजेय हूँ? उसने आगे कहा, मैं अब घबरा रहा हूँ। मैं फिर कभी किसी बेहतरीन मछली पकड़ने के स्थान पर आने की हिम्मत नहीं करूंगा। जब से सार्थक ने विषैला फल निकाला है, तब से प्रतियोगिता करने का कोई मतलब ही नहीं रह गया है। हम कैसे मुकाबला कर सकते हैं? 100 से भी ज्यादा आध्यात्मिक फल, बाकी 7 गांव मिलकर भी इसके सामने कुछ नहीं है। सार्थक ने गु लोंग्यू की ओर मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह, मैं अगली बार खनन करने की सोच रहा हूँ। क्या पता मुझे कुछ अद्भुत मिल जाए। गु लोंग्यू ने ताना मारते हुए कहा, हे, अपनी टीम के सदस्यों को देखो, कुछ घायल हैं, कुछ अपंग हैं, कुछ ने तुम्हें धोखा दिया है। तो अगर तुम दूसरा दौर जीत भी गए तो क्या हुआ? सार्थक अपना पेट खुजलाता रहा, होठों को चटकाता रहा और कहता रहा, मैं तुम सबको अकेले ही हरा सकता हूँ। कमीने। गु लोंग्यू इतना गुस्से में था कि उसका चेहरा बैंगनी पड़ गया, जबकि बाकी सब लोग दंग रह गए। यह मोटा आदमी कितना घमंडी है। कई लड़कियां, खासकर तियानशिन गांव की फोन किंग, ने आंखें सिकोड़ लीं।
तियानवो गांव की मियाओ मुमू और तियान्यू गांव की यूनकियान ने सार्थक को अजीब नजरों से देखा और मन ही मन सोचा कि यह लड़का हाल के वर्षों में उनके पिछड़े गांवों का पहला ऐसा व्यक्ति होगा जो इतना घमंडी है। मछली पकड़ने और खजाने की खोज जैसी 2 प्रतियोगिताओं के बाद तीसरी प्रतियोगिता असली चुनौती थी। आखिर इस महासागर में जीवित रहने के लिए ताकत की सख्त जरूरत होती है। तियानेक्सिन गांव प्रथम स्तर के मछली पकड़ने के क्षेत्रों के सबसे करीब है, जबकि अन्य गांव प्रथम स्तर के मछली पकड़ने के क्षेत्रों को घेरे हुए हैं, लेकिन फिर भी उनकी आपस में दूरी में अंतर है। ये प्रतियोगिता तियानशिन गांव में आयोजित की गई थी। जब सैकड़ों मछुआरे एक ही समय में तियानशिन गांव पहुंचे तो उन्होंने पाया कि गांव पहले से ही लोगों से खचाखच भरा हुआ था। सार्थक ने गहरी सांस ली। शीर्ष स्थान पर रहने वाले गांव से जैसी उम्मीद थी, तियानशिन गांव का तैरता हुआ द्वीप ऊंचाई में विविधतापूर्ण था, जिसमें पहाड़, नदियां और झरने थे, और इसका क्षेत्रफल भी तियानशुई गांव से बड़ा था। सार्थक के आश्चर्यचकित चेहरे को देखकर अमृता ने उसे कोहनी मारी और कहा, "ये हमारे गांव से बस थोड़ा ही बेहतर है। जब तुम शहर पहुंचोगे तो देखोगे कि वही यहां से दर्जनों गुना बड़ा है।" फुफकार, कितना बड़ा? सार्थक अवाक रह गया। यह आकाश में तैरता हुआ एक द्वीप था। उसने सोचा था कि तियानशुई गांव पहले से ही बहुत बड़ा है, और जब उसने तियानशिन गांव देखा तो उसे लगा कि यह सुंदर और विशाल दोनों है। लेकिन अमृता ने कहा कि यह गांव इससे दर्जनों गुना बड़ा है। शिया वुशुन हंसते हुए बोली, "इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। लेकिन वह झरना, क्या तुमने देखा? कहते हैं कि तियानशिन गांव आने वाला हर बाहरी व्यक्ति उस झरने को देखने की चुनौती स्वीकार करता है। मुझे लगता है हमें भी जाना चाहिए।" सार्थक, झरनों में ऐसी क्या चुनौती है? वांग बाईयू, नीचे कूदो। क्या? वांग बाईयू, तियानशिन गांव में वीरता और मार्शल आर्ट को महत्व दिया जाता है, और वे झरने से कूदने को एक चुनौती मानते हैं। हम सभी अभी घायल हैं और वे इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देंगे। सार्थक ने समूह की ओर देखा, "क्या आप लोग चोट से बचने की तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर सकते?" "मैं नहीं जा रहा।" वांग बाईयू, "हम न जाने का विकल्प चुन सकते हैं, लेकिन तब लोग हम पर हंसेंगे, तो आप क्या सोचते हैं?" जैसे ही मछली पकड़ने वाली नाव रुकी, फोन किंग गांव गांव घूमने लगी। सार्थक पहुंचकर फोन किंग मुस्कुराए और बोली, "सार्थक, तियानशिन गांव के अतिथिगण, हमारा तियानशिन गांव आपको वीरों के महान साहसिक कार्य में भाग लेने के लिए हार्दिक रूप से आमंत्रित करता है। क्या आप हमें ये सम्मान प्रदान करेंगे?" सार्थक ने सिर हिलाकर कहा, "मैं नहीं जा रहा हूं।" फोन किंग अचंभित रह गई। इतनी दृढ़ता से, क्या आपको गांव की प्रतिष्ठा की जरा भी परवाह नहीं है? अमृता ने सार्थक को खींचते हुए कहा, "आगे बढ़ो, सब ठीक हो जाएगा।" सार्थक, "मैं नहीं जा रहा।" फोन किंग, "सार्थक, हमारे तियानशिन गांव में आने वाला हर कोई बहादुरों के साहसिक कार्य से इनकार नहीं करेगा। यह आपके साहस और निडरता का प्रमाण है।" सार्थक, "छोटी बच्ची, क्या तुम्हें पता है कि तुम दुश्मन बना रही हो?" फोन किंग शर्मिंदा दिखी। अब उसे समझ आया कि गु लोंग्यू और बाकी लोग सार्थक को क्यों नापसंद करते थे। यह आदमी इतना घमंडी था कि हद ही हो गई थी। उसने ये कहकर क्या मतलब निकाला कि मैं दुश्मन बना रही हूं, और उसने यह बात इतने घमंड से कही। हालांकि फोन किंग कुछ नहीं कह सकी, क्योंकि चुनौती स्वीकार करना है या नहीं, यह उनका निजी मामला था। जब वेई हुआ ने सार्थक के आगे से रास्ता दिखाया तो उसने ठंडी सी आवाज में नाक सिकोड़ी। जब गु लोंग्यू सार्थक के पास से आगे बढ़ा तो उसने भी एक ठंडी हंसी हंसी। सबके चले जाने के बाद शिया वुशुंग, "ये तो बस एक झरने के ऊपर से कूदना है, सार्थक, जाओ।" सार्थक ने गुस्से से भरे चेहरे से कहा, "क्या तुम सच में एक मोटे आदमी को पानी में छलांग लगाते और कई मीटर ऊंची छपचपाहट करते देखना चाहते हो? सही तरीका तो यह है कि प्रतियोगिता में उन सबको बुरी तरह हरा दिया जाए।" सब लोग। जब सार्थक वहां से चले गए तो भीड़ ने उनका विरोध किया। सार्थक अचानक कतार के आगे से एक खुली जगह पर चला गया और वहां मौजूद असंख्य लोगों के सामने बहुत ही घमंडी इशारा करते हुए दोनों अंगूठे फैलाए और फिर नीचे की ओर इशारा किया। "हे भगवान, उसे मार डालो। मोटे, तुम घमंडी होते जा रहे हो। धिक्कार है, मैं तुम्हें मैच के दौरान पीट पीट कर दुबला पतला बना दूंगा।" ये क्या बकवास है? तनवीर के तियानशुई गांव से आने मात्र से ये लोग इतने घमंडी हो गए। अमृता, सार्थक, तुम मारे जाओगे। शियांगनान, मैं सचमुच कल्पना भी नहीं कर सकती कि अगर तुम शहर जाओ तो कैसा होगा। वांग बयू ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, "मुझे डर है कि आप तीनों प्रमुख अकादमियों के द्वार पर एक तख्ती लगा देंगे और कहेंगे कि आप अपने साथियों के बीच अजेय हैं। तब हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे।
सार्थक ने उपहास उड़ाते हुए कहा, तुम्हें क्या पता, यह विशेषाधिकार तो मुख्य किरदार के लिए ही आरक्षित है। सार्थक गुनगुनाते हुए अखाड़े की ओर चल पड़ा। आखिरकार इस मुकाबले में किसी की भी हत्या की जा सकती थी, बशर्ते कोई पहले ही हार स्वीकार न कर ले। नेपच्यून की मूर्ति के पीछे जूनियर समूह को छोड़कर 8 गांवों के सभी मछुआरे दर्शक दीर्घा में बैठे थे। इस समय किन हाय और उनका समूह मछुआरों के एक समूह से बात कर रहा था। सार्थक, वे क्या कर रहे हैं? वांग बयू, लोगों का चयन करें। प्रत्येक गांव से 5 लोग लॉटरी द्वारा प्रतियोगिता में भाग लेंगे। जिस गांव के सभी सदस्य सबसे पहले हार जाएंगे वह अंतिम स्थान पर रहेगा। यदि सभी सदस्य एक ही समय में हार जाते हैं तो उनकी रैंकिंग पिछले वर्ष के समान ही रहेगी। सार्थक ने वांग बयू पर एक नजर डाली और मन ही मन सोचा कि यह सुंदर लड़का बहुत कुछ जानता है। हालांकि वह इस लड़ाई को लेकर बहुत आशावादी नहीं था। ऐसा लग रहा था कि दूसरे गांवों में कई शीर्ष स्तर के मछुआरे मौजूद हैं। अध्याय 132 दुखद। सार्थक अपने निर्धारित स्थान पर बैठ गया। चेन जिया, एर और झांग पेंग सार्थक के करीब आए और उत्सुकता से पूछा, तुम उस साहसिक यात्रा पर क्यों नहीं गए? सार्थक ने उपहास उड़ाते हुए कहा, हम उन चीजों से नहीं खेलते जो छोटे बच्चों के लिए होती हैं। दोनों शर्मिंदा हो गए और सोचने लगे, तुम लोग ऐसे बात कर रहे हो जैसे अच्छे बच्चे नहीं हो। सार्थक ने उलझन में पूछा, बहन जिया, एर, हमारे गांव में केवल एक ही शीर्ष स्तर का मछुआरा क्यों है? सार्थक स्पष्ट रूप से देख सकता था कि बाहर आए 5 लोगों में से केवल किन्हाई ही शीर्ष स्तर का मछुआरा था। झाओ डाबाए और काओफी दोनों ही वरिष्ठ मछुआरे थे। हालांकि वह अन्य 2 को नहीं पहचानता था, वे भी वरिष्ठ मछुआरे ही थे। पास ही में झांग पेंग ने उपहास करते हुए कहा, क्योंकि वे हर साल लड़ते रहे हैं इसलिए सभी शीर्ष स्तर के मछुआरे मारे गए हैं। सार्थक और बाकी लोग तुरंत सदमे में आ गए। क्या सभी शीर्ष स्तर के मछुआरे मारे गए थे? झांग पेंग, यह मौत की लड़ाई है। अगर हम शुरुआत में ही हार नहीं मान लेते तो विरोधी हमें निश्चित रूप से मार डालेगा। अमृता ने व्याकुल होकर पूछा, क्या वे सभी शीर्ष स्तर के मछुआरे नहीं थे? उन्हें दूसरी तरफ से क्यों मार डाला गया? सार्थक, क्या तुम बेवकूफ हो? शीर्ष मछुआरों के बीच भी कौशल का बहुत बड़ा अंतर है। सार्थक ने मन ही मन सोचा, क्या यह एक तरह की परीक्षा नहीं है? इस तरह से लगातार उत्कृष्ट लोगों को तैयार करना एक कारगर तरीका है, हालांकि यह कुछ हद तक क्रूर है। महज थोड़े समय में ही उन 40 लोगों को अलग कर दिया गया था। रेफरी ड्रॉ के परिणाम इस प्रकार हैं। तियानशिन गांव के झो मिन का मुकाबला तियानहुओ गांव के झाओरेन से होगा। तियानमो गांव के ली सेन का मुकाबला तियानयुए गांव के वान काय से होगा। तियानशुई गांव के झाओ डाबाई का मुकाबला तियानफेंग गांव के ल्यूफेंग से होगा। जल्द ही युद्धक्रम को अंतिम रूप दे दिया गया और तियानिक्सिन गांव में अनगिनत लोगों की जय जयकार के बीच युद्ध शुरू हो गया। पहले युद्ध में तियानशिन गांव के झो मिन का मुकाबला तियानहुओ गांव के झाओरेन से हुआ। वे दोनों पुराने परिचित प्रतीत होते थे। उन्होंने लड़ाई शुरू करने से पहले एक दूसरे को नमस्कार तक नहीं किया। सार्थक चौंक गया, तभी उसने देखा कि आन झोउमिन ने धनुष निकाला और तेजी से 7 तीर चलाए। ऐसा लग रहा था मानो उन 7 तीरों की आंखें हों और वे वास्तव में तियानहुओ गांव से झाओरेन का पीछा कर रहे थे। सार्थक की पलकें फड़क उठी, हे भगवान, इसमें ट्रैकिंग की क्षमता भी है। सार्थक को याद आया कि 6 महीने पहले जब उसने कस्बे में किसी को धनुष चलाते देखा था, तब से उसकी भी धनुष चलाने की इच्छा थी। स्थिर खड़े होकर पूरी ताकत से दुश्मनों पर तीर चलाना सचमुच हथियारों का बादशाह था, है ना? दुर्भाग्यवश जियान किन के प्रशिक्षण के कारण सार्थक अपनी यह इच्छा कभी पूरी नहीं कर पाया था। अब धनुष चलाने की उसकी इच्छा फिर से जाग उठी थी। चेन जिया, एर, ये युद्ध धनुष चलाने की तकनीक है। हमारे गांव में इतनी शक्तिशाली युद्ध धनुष चलाने की तकनीक नहीं है। झाओ रेन इस स्थिति से निपटने में पूरी तरह असमर्थ था। वह तीरों से बचने में इतना व्यस्त था कि वह दुश्मन के करीब भी नहीं पहुंच पा रहा था, क्योंकि तीर चारों दिशाओं से आ रहे थे। फुफकार, झाओ रेन को मौके पर ही एक तीर लगा और उसने तुरंत चिल्लाकर कहा, मैं आत्मसमर्पण करता हूं। लेकिन हवा में तीरों की बौछार रुकी नहीं। जैसे ही उसने वे 2 शब्द चिल्लाए, उसे फिर से तीर लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। झांग पेंग ने कहा, वह मरा नहीं है, लेकिन कम से कम 6 महीने तक ठीक नहीं होगा। झो मिन ने उसे नहीं मारा, वरना वह अब तक मर चुका होता। जूनियर समूह के सभी सदस्य गंभीर दिख रहे थे। ये बहुत शक्तिशाली था, यहां तक कि सबसे प्रतिभाशाली जिया वुशुन का चेहरा भी पीला पड़ गया। हम इस तीर को रोक नहीं सकते।
अमृता ने फ्राउनिंग करते हुए कहा, मुझे लड़ाई पसंद नहीं है, इसमें लोग मरते हैं। दरअसल लोग मरते भी हैं। दूसरे मुकाबले में तियानमू गांव के ली सेन का सामना तियानयुए गांव के वानकाई से हुआ। दोनों ही कुशल मछुआरे थे, लेकिन वानकाई के हमले बेहद शक्तिशाली, प्रहार बेहद तेज और शक्तिपूर्ण थे। महज 7 चालों में ही उन्होंने ली सेन के सिर पर लाठी से वार किया और ली सेन की मौके पर ही मृत्यु हो गई। चेन जिया एर का चेहरा गंभीर था। अखाड़ा इतना भयानक है, यहाँ कोई जीत या हार नहीं होती, केवल जीवन और मृत्यु होती है। अमृता थोड़ी डरी हुई थी। मैं घर जाना चाहती हूँ, मैं गर्मागर्म खाना खाना चाहती हूँ। सार्थक, अगर दुश्मन बहुत ताकतवर हुआ तो हम हार मान लेंगे। झांग पेंग और चेन जियाए ने एक ही समय में सिर हिलाया। कुछ ही देर में तियानफेंग गांव के झाओ डाबाए और लू फैन के बीच लड़ाई शुरू हो गई। सौभाग्य से दोनों अपनी ताकत पर निर्भर थे और 10 मिनट से अधिक समय तक लड़ने के बाद झाओ डाबाई ने बहुत कम अंतर से जीत हासिल की। 1-2 मैच। 20 लोगों ने प्रतियोगिता में भाग लिया और उनमें से 3 की मौत हो गई। ये तब हुआ जब एक व्यक्ति ने पहले ही हार मान ली थी। तियानशुई गांव के एक वरिष्ठ मछुआरे गंभीर रूप से घायल हो गए। 20 खिलाड़ियों में से 10 को चुनने की प्रतियोगिता और भी क्रूर थी, जिसमें 4 खिलाड़ी युद्ध में मारे गए और तियानशुई गांव के एक खिलाड़ी ने शुरुआत में ही आत्मसमर्पण कर दिया। प्रतियोगिता दोपहर तक जारी रही, जिसमें शीर्ष 10 टीमें शीर्ष 5 में पहुंच गईं। इस समय काओफी तियानयुए गांव की शीफियू से लड़ रही है। शीफियू एक नई योद्धा है, जिसकी उम्र अभी 20 साल भी नहीं हुई है और वह बंदूक का इस्तेमाल करती है। पहली मुठभेड़ में ही काओफी ने 3 वारों का एक जोरदार संयोजन दागा, अविश्वसनीय क्रूरता से प्रहार करते हुए शीफियू को दर्जनों मीटर पीछे धकेल दिया। उसी क्षण काओफी आगे कूदा, दहाड़ा और एक विनाशकारी हमला कर दिया। लेकिन उसी क्षण सार्थक अचानक दहाड़ते हुए बोला, मैं आत्मसमर्पण करता हूं। काओफी अचंभित रह गया। उसने सार्थक की आवाज पहचान ली थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब वह बेहतर स्थिति में था तो सार्थक को हार क्यों माननी पड़ी। लेकिन अगले ही पल शीफियू ने 3 कदम पीछे हटे। उनका भाला कांप रहा था, भाले की नोक पर आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रित हो रही थी और पलक झपकते ही भाला एक अजगर की तरह बाहर निकल आया। फुफकार। स्टेडियम का माहौल उत्साह से भर गया, लेकिन तियानशुई गांव के लोग उदास चेहरों से भरे रहे। काओफी को सीने में गोली लगी और उसे भाले की नोक से लटका दिया गया। ग्राम प्रधान, मैं हार स्वीकार करता हूं। शीफियू ने लापरवाही से अपना भाला घुमाया और काओफी जमीन पर गिर पड़ा। उसके सीने और मुंह से खून बह रहा था। चेन जियाए, कप्तान। झांग पेंग, धिक्कार है। लेकिन शीफियू ने तिरस्कारपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, केवल एक मूर्ख ही क्रूर बल से प्रतिस्पर्धा करेगा। झाओ डाबाए ने अपना माथा पीटते हुए कहा, भाड़ में जाओ, छोटे बदमाश। मैदान पर मुझसे मत टकराना, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। कुछ मिनटों बाद तियानशुई गांव का मुखिया उदास चेहरे के साथ लौटा। उसके अंगों ने काम करना बंद कर दिया है और उसे बचाया नहीं जा सकता। सार्थक ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसने पहले भी कई बार काओफी को गर्मागर्म सूप खिलाया था। यह आदमी देखने में तो खूंखार लगता था, लेकिन असल में लोगों के प्रति बहुत दयालु था। तभी शीफियू ने सार्थक की ओर देखा, मानो वह इस बात से हैरान थी कि सार्थक ने अभी अभी आत्मसमर्पण कर दिया था। सार्थक ने गुस्से से पलट कर देखा और मन ही मन चाह रहा था कि काश वह बीच में आकर उसे मार डालता। शेया वुशुन गुस्से से आग बबूला हो गई। वह आदमी हमारा मजाक उड़ा रहा है। धिक्कार है, मुझे उसे मार डालना चाहिए। वांग बययू ने ठंडे स्वर में कहा, तो फिर लगन से साधना करो, शीर्ष स्तर का मछुआरा बनने का प्रयास करो और उसे मार डालो। जैसे ही सब लोग गुस्से में आने लगे, रेफरी ने घोषणा की, तियानशुई गांव के झाओ डाबाई बनाम तियानयुए गांव के यानपेई। शियांग नान ने घबराकर कहा, धिक्कार है, फिर से तियानयुए गांव ही क्यों? वांग बययू ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, स्कोर 10-5 है और यहाँ मौजूद हर खिलाड़ी एक मजबूत खिलाड़ी है। हमें इस दौर में हार मान लेनी चाहिए। ग्राम प्रधान, झाओ डाबाई, हार स्वीकार करो। झाओ डाबाई ने अपना सिर छूते हुए दहाड़ा, अगर तुम उसे अपना दादा मानते हो तो उसकी पिटाई करो। काओफी और झाओ डाबाई बहुत अच्छे दोस्त थे, बेहद करीबी दोस्त। जब तियानयुए गांव के किसी व्यक्ति ने भाले के एक ही वार से काओफी को मार डाला तो झाओ डाबाई की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। अब जब उनका सामना तियानयुए गांव से था तो वह कैसे पीछे हट सकता था। लेकिन तभी झाओ डाबाई मैदान में कूद पड़ा। तियानयुए गांव के गद्दार, मैं आज काओफी का बदला लूंगा।
यानपेई ने अपनी छुरी उठाई, जिसका लंबा ब्लेड जमीन पर टिका हुआ था। तुम बस एक और जीवन खो रहे हो। अगर तुम अभी आत्मसमर्पण कर देते हो तो तुम अपना जीवन बचा सकते हो। बहुत हो गई बातें, अब लड़ाई शुरू करते हैं। झाओ डाबाई बेकाबू हो गया और उसने आध्यात्मिक ऊर्जा को मानो बेहिसाब मात्रा में लुटाया। दर्जनों वार के बाद यान पेई के मुंह से खून बह रहा था, जबकि झाओ डाबाई के शरीर पर दर्जनों घाव थे। गांव के मुखिया ने दहाड़ते हुए कहा, तुम झाओ उपनाम वाले, अपनी हार स्वीकार करो। झाओ डाबाई क्रोध से लाल आंखों के साथ चिल्लाया, धिक्कार है, मार डालो। तादा कुछ ही क्षणों में खून से लथपथ झाओ डाबाई अखाड़े में गिर पड़ा, जिससे तियानशुई गांव के सभी लोग खड़े हो गए। हाथ में चाकू लिए और खुद भी खून से लथपथ जमीन पर खून टपकाते हुए यानपेई मुस्कुराते हुए झाओ डाबाई के पास पहुंचा। हार नहीं मानोगे तो मर जाओ। हार स्वीकाराना। कमरे में मौजूद सभी लोग। किसी ने तुरंत गुस्से में चिल्लाकर कहा, धिक्कार है, क्या वे अभी अभी पलटवार नहीं कर रहे थे? वे इतनी आसानी से हार क्यों मान रहे हैं? कुछ लोग अवाक रह गए। उसे लगा कि तुम एक सच्चे मर्द हो। किसी ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, अगर हार माननी ही है तो जल्दी मान लो। झाओ डाबाई ने कड़वाहट से हंसते हुए कहा, मुझे तियान्यू गांव के उन मछली लड़कों को मारने के लिए अपनी जान बचानी होगी। यहां मरना उचित नहीं है। यानपेई ने झाओ डाबाई को गहरी नजरों से देखा और कहा, अगली बार जब हम मिलेंगे तो तुम्हारी निश्चित रूप से मौत होगी। झाओ डाबाई ने दयनीय मुस्कान के साथ कहा, तुमने सचमुच अपनी जान जोखिम में डाली। क्या तुम भी गंभीर रूप से घायल नहीं हो? ... इस समय तियानमू, तियानयू, तियानफेंग और तियानशुई के 4 वंचित गांवों में से केवल किन्हाए और तियानफेंग गांव का एक व्यक्ति ही बचा था। हालांकि जब वह मंच पर आया तो तियानफेंग गांव के उस व्यक्ति ने तुरंत हार स्वीकार कर ली। लेकिन किन्हाई ने ऐसा नहीं किया। उसके विरोधी तियानयान गांव के लोग थे जो उसके कट्टर दुश्मन थे। वह बिना लड़ाई के कैसे हार सकता था? 20 मिनट बाद किन्हाई को मैदान से बाहर ले जाया गया। झाओ डाबाई की तरह उन्होंने भी आखिरी क्षण में हार मान ली और उनकी चोटें बेहद गंभीर थीं। जूनियर ग्रुप की प्रतियोगिता दूसरे दिन हुई, जिसमें तियानशुई गांव 5वें स्थान पर रहा। किन्हाई और झाओ डाबाई को तत्काल उपचार की आवश्यकता है और फिर उन्हें स्वस्थ होने के लिए तियानशुई गांव वापस भेज दिया जाना चाहिए। किन्हाई अभी भी अपनी सांस रोके हुए ने सार्थक को अपने पास बुलाया। किन्हाई अभी भी खून थूक रहा था, लेकिन उसने दांत पीसते हुए कहा, मैं जानता हूं कि तुम बहुत शक्तिशाली हो। काओफी ने कहा था कि तुम उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हो। मैं उसकी बात मानता हूं। खांसी खांसी। कल चलो तियानशुई गांव की ताकत दिखाते हैं। सार्थक ने बिना किसी व्यंग्य के बहुत गंभीरता से सिर हिलाया। ठीक है, मैं कल उन सभी को साफ कर दूंगा, लेकिन दुर्भाग्य से आप इसे देख नहीं पाएंगे। किन्हाई ने कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, मैं सचमुच देखना चाहता हूं। अध्याय 133 दो कुल्हाड़ी के वार से जीवन और मृत्यु का फैसला। अगले दिन सार्थक ने मौन भाव से भीड़ को संबोधित किया, मैं अब उपस्थिति दर्ज करा रहा हूं। शिया वुशुंग, अमृता, चेन झू, लुओचू, आप चारों मेरे साथ आइए। चेन झू और लुओचू ने उनके साथ विश्वासघात किया था। सार्थक ने उन्हें एक मौका देने का वादा किया था, इसलिए उसने ऐसा किया। जहां तक जिया वुशुंग से पहले ही पराजित हो चुके बाकी 3 लोगों की बात है, वे इतने भाग्यशाली नहीं थे। लौटने पर उन्हें निश्चित रूप से कड़ी सजा मिलेगी या वे अपंग भी हो सकते हैं। शियागनान ने झट से सार्थक को पकड़ लिया। अरे 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 सार्थक, तुमने मुझे क्यों नहीं गिना? मैं लगभग हार मान चुकी हूं, मैं अभी भी लड़ सकती हूं। सार्थक ने उसकी ओर आंखें घुमाते हुए कहा, तुम क्या कर सकते हो? तुम्हारे पेट में इतना बड़ा घाव है, अगर कोई अपनी ताकत का इस्तेमाल करे तो तुम्हारी आंतें बाहर निकाल सकता है। वांग बैयू ने हिचकिचाते हुए कहा, दरअसल सार्थक, इसमें कुछ भी नहीं है। सबसे गंभीर चोट आपको ही लगी थी। मुझे यकीन है कि हथियार निकालने से पहले ही आप नीचे गिर गए होंगे। सार्थक ने चेन किंग और जिया टोन की ओर फिर से देखा। एक लंगड़ा रहा था और दूसरे के हाथ में पट्टी बंधी थी। वे गेंद कैसे खेल सकते थे? शिया वुशुंग हंसते हुए बोली, अरे बस देखते रहो कि मैं अपनी शक्ति कैसे दिखाती हूँ। अमृता ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं सच में एक ऐसा आध्यात्मिक राक्षस ढूंढना चाहती हूँ जो मुझे लड़ने में मदद कर सके। सार्थक ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, पहले आपको एक कुशल मछुआरा बनने का अभ्यास करना चाहिए। बाद में आपको एहसास होगा कि बेहतरीन मछली पकड़ने के क्षेत्र में पाई जाने वाली दुर्लभ मछलियां वास्तव में उतनी उपयोगी नहीं होती। अमृता, हम
मैं भी काफी कमाल की हूँ। सार्थक ने अमृता को इसलिए चुना क्योंकि वह उसे अच्छी तरह जानता था। अमृता ने शरीर को मजबूत करने वाले 108 अंश भी प्राप्त कर रखे थे। सार्थक ने जरा भी संकोच नहीं किया, अगर सच में लड़ाई होती तो ये लड़की बेहद भयंकर साबित होती। बाकी लोग नाराज थे और केवल दर्शकों में ही बैठे रह सके। वांग बय्यू को पकड़े हुए शियांग नान ने कहा, वांग बय्यू, मैं शेख ही नहीं मार रहा हूँ, लेकिन अगर मैं खाली हूँ तो मैं कम से कम 2 लोगों से मुकाबला कर सकता हूँ। वांग बय्यू ने अनमने ढंग से सिर हिलाया। हम। शियांग नान ने जल्दबाजी में कहा, इतने ठंडे मत बनो जिया टोंग, मुझे बताओ कि क्या मैं कुछ कर सकती हूँ। जिया टोंग का उसे ध्यान देने का कोई इरादा नहीं था। शायद। शियांग नान चुप रही। शायद से तुम्हारा क्या मतलब है? चेन किंग, तुम क्या सोचती हो? चेन किंग ने उपहास उड़ाते हुए कहा, शेख ही मारना बंद करो। मुझे धुंधला सा याद है कि तुमने शहर में अमृता से लड़ाई की थी और तुम घुटनों के बल गिर पड़े थे। शियांग नान ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, तुम्हें क्या पता? अगर तुम वहां जाते तो तुम्हें भी घुटने टेकने पड़ते। जब वह लड़ नहीं रही होती तो वह एक लड़की जैसी लगती है, लेकिन जब वह लड़ना शुरू कर देती है तो उसका लड़की होने से कोई लेना देना नहीं रह जाता। डॉट डॉट डॉट। सार्थक समूह को अखाड़े के तैयारी क्षेत्र की ओर ले गया। उसने चेन झो और लुओचू की ओर देखा और कहा, तुम्हारा भाग्य पूरी तरह तुम्हारे अपने हाथों में है। मेरी अपेक्षाएं अधिक नहीं है, एक व्यक्ति को मार डालो, या यदि तुम उसे मार नहीं सकते तो उसे अपंग कर दो। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर जोर से सिर हिलाया। दरअसल उन्हें कुछ हद तक राहत मिली थी। कस्बे की समृद्धि देखने के बाद कोई भी गांव लौटना नहीं चाहता था। इस लड़ाई में उन्हें जान की बाजी लगानी होगी। जैसे ही स्टैंड लोगों से खचाखच भर गए, मैच शुरू हो गया। रेफरी ने बिजली की गति से मैच की सूची तैयार कर दी। तियानहुओ गांव के वेई हुओ बनाम तियानशुई गांव के जियावुशुन। बकवास। कई लोग दंग रह गए। ऐसा लग रहा था मानो कोई मैच अभी शुरू ही हुआ हो और किसी ने शुरुआत से ही जबरदस्त हमला कर दिया हो। जानकार लोग जानते थे कि जियावुशुन कमजोर नहीं थी और वेई हुआ तियानहुओ गांव का मुखिया था। दोनों के जीतने की संभावना लगभग बराबर थी। जियावुशुन शांत भाव से, मानो एक सुरुचिपूर्ण युवा उस्ताद हो, धीमी आवाज में बोले, मैं वेई हुआ को 100 चालों में हरा सकता हूं। सार्थक ने संदेह भरी निगाहों से पूछा, क्या आप निश्चित हैं? रेफरी ने पढ़ना जारी रखा। तियानयुए गांव के शेनटोन बनाम तियानफेंग गांव के लुयांग। दर्शक एक बार फिर जयकारे लगाने लगे। कई लोग उत्साहित थे। रेफरी का स्पर्श अद्भुत था। कप्तान बनाम कप्तान, ये भाग्य सचमुच बेजोड़ था। रेफरी ने अपने हाथों पर नजर डाली और बुदबुदाया, सोने से मरे हुए। इसके तुरंत बाद तियानयू गांव की वांग शियाओयू का मुकाबला तियानयांग गांव की लिनयी से हुआ। डॉट डॉट डॉट। तियानशुई गांव के सार्थक बनाम तियानशिन गांव के कियुशु। सार्थक ने उस पर एक नजर डाली, उसे पहचाना नहीं और इस बारे में ज्यादा सोचा भी नहीं। उसकी नजर अखाड़े पर पड़ी। जियावुशुन का सामना वेई हुआ से हो रहा था और जीत की संभावना बहुत कम नहीं थी। उसे किसी भी समय वेई हुआ को हार स्वीकार करने के लिए कहने के लिए तैयार रहना था। मैदान पर वेई हुआ, मुझे लगा था कि मेरी मुलाकात उस मोटे आदमी से होगी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी मुलाकात होगी। हम शहर में नहीं मिले, लेकिन यहाँ हमारी मुलाकात हो गई। बढ़िया, मैं तुम पर अपनी काबिलियत आजमाऊंगा। जियावुशुन, तुम्हें मुझसे मिलकर खुश होना चाहिए। अगर तुम सचमुच सार्थक से मिले होते तो मुझे यकीन है कि सिर्फ उसे मोटा कहने पर ही तुम्हारा काम तमाम हो जाता। वेई हुआ ने ठंडी सांस ली। उसकी भौहों के बीच एक चमक दिखाई दी और उसने धीमी आवाज में विलय कहा। जियावुशुन ने भी धीमी आवाज में चिल्लाकर कहा, विलय करो। पलक झपकते ही वेई हुआ ने लापरवाही से दर्जनों काले नुकीले कांटे फेंके, जो इतनी तेजी से निकले कि हवा से रगड़ते हुए उनके गिरने पर एक आवाज आए। जियावुशुन के चेहरे के भाव में थोड़ा बदलाव आया और उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई छड़ी को बेहद तेजी से घुमाया। डिंग डिंग डिंग। फुफकार। जब एक काला नुकीला जीव उसके पास से गुजरा तो जियावुशुन ने भौहें चढ़ा ली। ये प्राणी एक परग्रही गेंद मछली आत्मा वाला जानवर था। जादुई। उसकी आंखें ऊपर की ओर घूम गईं और उसके सामने खड़ा वेई हुआ अचानक अपने पैरों पर लड़खड़ा गया और उसने दर्जनों काले नुकीले तीर चलाए, लेकिन उनमें से कोई भी जियावुशुन की ओर लक्षित नहीं था। जियावुशुन हाथ में एक छड़ी लिए तेजी से आगे बढ़ी। फोड़ना। वेई हुआ तुरंत पीछे की ओर उड़कर गिर गया। फुफकार। वेई हुआ ने मुंह भरकर खून थूक दिया। अमृता ने किनारे से चिल्लाकर कहा, शाबाश, उसे मार डालो, उसकी जमकर पिटाई करो।
तियानाहुओ गांव में किशोरों का एक समूह गंभीर मुद्रा में था। उनमें से एक ने कहा, कैप्टन, ये चिंताजनक है। शिया वुशुन ने एक अत्यंत दुर्लभ मानव चेहरे वाले केकड़े को जागृत कर दिया है, जिसमें भ्रम पैदा करने की क्षमता है। कैप्टन इससे प्रभावित हुए हैं। वेई हुआ ने कलाबाजी करते हुए खुद को ऊपर उछाला और काले नुकीले कांटों की बौछार कर दी, जिससे जिया वुशुन ने बिना रोके चकमा दिया और तेजी से उसके करीब आ गई। ठीक उसी क्षण वेई हुआ ने चिल्लाकर कहा, विस्फोट करो। वेई हुआ पर केंद्रित होकर सैकड़ों काले नुकीले कांटे चारों दिशाओं से निकले। जिया वुशुन के लिए यह हमला स्पष्ट रूप से अप्रत्याशित था और उसके पीछे हटने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। डिंग डिंग डिंग, पफ पफ पफ, फुफकार। शिया वुशुन ने मुंह भरकर खून थूका। उसके शरीर में कम से कम 5 काले आध्यात्मिक ऊर्जा के कांटे धंसे हुए थे। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और ऐसा लग रहा था मानो वह किसी भी क्षण गिर जाएगी। शाबाश कप्तान। तो क्या हुआ अगर यह एक भ्रम है? बॉलफिश अंधाधुंध हमला करती है। शिया वुशुन ने दांत पीसते हुए कहा, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम इस चाल का इस्तेमाल हमेशा के लिए कर सकते हो। अचानक शिया वुशुन के पीछे एक मानव चेहरे वाले केकड़े की धुंधली छवि प्रकट हुई। अपने पंजों की एक झटके के साथ वेई हुआ ने हवा में लड़ना शुरू कर दिया। बाईं ओर एक वार, दाईं ओर एक वार। बाईं ओर से काले नुकीले कांटे निकल रहे थे, पीछे से काले नुकीले कांटे निकल रहे थे। शिया वुशुन फिर से करीब आया और एक लंबी छड़ी से उसका सिर फोड़ दिया। धड़ाम। वेई हुआ के सिर पर एक गेंद के आकार की मछली प्रकट हुई और गेंद के आकार की मछली और वेई हुआ दोनों पीछे की ओर उड़ गए। हवा में ही वेई हुआओं ने खून की उल्टी की, तभी सैकड़ों काले नुकीले कांटे एक बार फिर फूट पड़े। कुछ मिनट बाद शिया वुशुन खून से लथपथ थी और मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी, जबकि वेई हुआओ बेजान पड़ी थी, उसकी पहले ही मौत हो चुकी थी। वेई हुआओ ने दांत पीसते हुए कहा, मैं हार स्वीकार करता हूं। शिया वुशुन ने गुस्से में कहा, धिक्कार है, मैं उसके बहुत करीब था, उसे मारने के बहुत करीब था। ये कहते ही जिया वुशुन पीछे की ओर गिर पड़ी। सार्थक ऊपर गया और शिया वुशुन को वापस ले आया। अमृता ने जल्दी से शिया वुशुन के मुंह में दवा भर दी। वांग बैयू, हमारी जीत अच्छी बात है, लेकिन अफसोस की बात है कि यह खिलाड़ी बुरी तरह घायल हो गया है। मुझे डर है कि अगले मैच में उसे हार माननी पड़ेगी। डॉट डॉट डॉट। ये चुनौती बहुत ही तीव्र गति वाली थी। जब फेंग युशुई के 3 गांवों को अन्य गांवों से चुना गया, तो वे मूल रूप से 5 मिनट से अधिक टिक नहीं सके। कुछ देर बाद चेन झो सार्थक के बगल में खड़ी हो गई। रेफरी तियानशुई गांव से चेन झो बनाम तियानयान गांव से लियांग शिया। जैसे ही दोनों पक्ष अखाड़े में दाखिल हुए, लियांग शिया हंसते हुए बोली, मैंने तो पहले सोचा था कि वांग बैयू जैसा कोई नहीं तो कम से कम जियांग नान जैसा कोई तो होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम होगे चेन झो। अब तुम मुकाबला कर सकते हो। चेन झो कुछ नहीं बोला। उसका आत्मा पशु एक लौह सिर वाली मछली थी, जिसे अच्छा नहीं माना जाता था। वह सचमुच लोहे के सिर वाली थी। हालांकि उसका हथियार कोई लाठी नहीं था, फिर भी उसकी कुल्हाड़ी की विस्फोटक शक्ति लाठी से कहीं अधिक थी। एकीकरण। दोनों ने एक ही समय पर चिल्लाया और फिर घबराकर भाग गए। काटना। लियांग शिया लाठी का इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए उसे इस तरह के वार से डर नहीं था। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, वह चेन झो से लड़ने के लिए तैयार था। टकराना। पलक झपकते ही कुल्हाड़ी से एक तेज रोशनी फूट पड़ी। लियांग शिया ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि चेन झो इतनी दूर तक जाएगा। अपनी आधी आध्यात्मिक ऊर्जा कुल्हाड़ी में केंद्रित कर देगा और शुरू से ही अपनी जान जोखिम में डाल देगा। क्या वह खुद को मछुआरा नहीं समझता था? इस प्रहार से लियांग शिया हवा में उछल गई और जैसे ही वह उठी, चेन झो की कुल्हाड़ी उसकी ओर तेजी से बढ़ी। चुभने वाली रोशनी। लियांग शिया ने व्यंग्य करते हुए अपनी लंबी छड़ी को तलवार की तरह चेन झो की ओर सीधा बढ़ा दिया। पफ। लंबी लाठी चेन झो के पेट के निचले हिस्से में घुस गई और चेन झो की दहाड़ सुनकर उसकी आंखें खून से लाल हो गईं। काट दो। लियांग शिया चौंक गई। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मेरे भाले का सीधा सामना कर रहे हो? अगले ही पल लियांग शिया चौंक गई और जल्दी से लात से बचने की कोशिश की, लेकिन तभी एक कुल्हाड़ी उसकी ओर आ रही थी। क्लिक करें। लियांग शिया ने इससे पहले कभी ऐसी बेरहम युद्ध शैली का सामना नहीं किया था। कुल्हाड़ी के एक ही वार से उसकी एक भुजा कट गई। लेकिन चेन झो जीतने के लिए दृढ़ संकल्पित था। वह हार नहीं सकता था। अगर वह हार गया तो भले ही वह बच गया हो, उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। धड़ाम। चेन झो ने अपना सिर सीधे लियांग शिया पर दे मारा, जिससे वह दर्द से चीख उठी और अचंभित रह गई।
फिर उसने अपनी कुल्हाड़ी नीचे की ओर चलाई, लेकिन अचानक लियांग शिया के सिर के ऊपर एक छोटा सा केकड़ा प्रकट हुआ और एक ही वार में उसने केकड़ों का खोल 2 टुकड़ों में काट दिया। फुफकार, चेन झो पीछे की ओर गिर गया, लेकिन दुर्भाग्य से उसका हताशा भरा हमला भी उसके प्रतिद्वंद्वी को मारने में विफल रहा। अध्याय 134। यहाँ सब लोग बेकार हैं। लियांग शिया का आत्मापोशी मारा गया, जो इस पूरे आयोजन में मरने वाला पहला आत्मापोशी था। अगर चेन झो लाठी चला रहा होता तो वह निश्चित रूप से नहीं मरता, लेकिन चेन झो कुल्हाड़ी चला रहा था और उसकी पूरी ताकत से किया गया वार एक छोटे से झींगे को भी काट सकता था। गु लोंग्यू क्रोध से दहाड़ा, कमीने, मैं उसे मार डालूंगा। सार्थक पहले ही मैदान पर पहुंच चुका था और तुरंत चेन झो को वापस ले आया। दौड़ते हुए चिल्लाते हुए बोला, वांग बयू, दवा। उद्धरण चिन्ह। चेन झो ने कड़वाहट भरी हंसी हंसते हुए कहा, मैं फिर भी उसे मारने में नाकाम रहा। सार्थक बहुत चिंतित था, अगर वह मरता भी नहीं है तो भी वह अपंग हो जाएगा, यह उसे मारने के बराबर ही होगा। चेन झो ने सार्थक के कपड़े पकड़ लिए और कहा, मैं गद्दार नहीं हूं। सार्थक ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे पता है। इतना कहते ही चेन झो बेहोश हो गया। वांग बयू ने झट से उसके मुंह में दवा डाली और कहा, यह एकमात्र जानलेवा घाव है, उसके बचने की पूरी संभावना है। इसी समय गांव का मुखिया वहां पहुंचा। उसने चेन झो की ओर देखा और कहा, इसे मुझ पर छोड़ दो। कमरे में मौजूद बाकी सभी लोग स्तब्ध रह गए। तियानमू गांव में मियाओ मुमू अवाक रह गया। तियानशुई गांव बदल गया है। तियान्यू गांव में युनखियान ने गहरी सांस ली। कितना दबंग रवैया है, ये सचमुच जीवन मरण की लड़ाई है। तियानशिन गांव में फोनकिन की आंखों में चमक आ गई, काफी निर्दयी। दर्शकों में मौजूद अनगिनत लोग दंग रह गए। उन्होंने इससे पहले कभी इतनी साफ सुथरी और निर्णायक लड़ाई नहीं देखी थी। पूरी लड़ाई 10 सेकंड से भी कम समय तक चली, जिसमें कुल्हाड़ी के 2 वारों ने जीवन और मृत्यु का फैसला कर दिया। तियानशुई गांव में कई लोगों की आंखों में आंसू थे। आखिर एक बच्चे को ये सब क्यों सहना पड़ रहा है? लुओ चू का चेहरा गंभीर था। सबके मन में यही धारणा थी कि चेन झो ये लड़ाई जीत चुका है। उसका क्या वह भी चेन झो की तरह अपना रास्ता बना पाएगा? कुछ देर बाद रेफरी ने घोषणा की, तियानशिन गांव से पेई हिंद बनाम तियानशुई गांव से लुओ चू। लुओ चू ने गहरी सांस ली, अपनी स्टिक उठाए और मैदान में चले गए। एकीकरण, मारना। लुओ चू शुरू से ही लड़ने के लिए तैयार था और पेई हिंद को शायद इसका एहसास हो गया था। उसने उपहास उड़ाते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं वह बेवकूफ लियांग शिया हूं? पेई हिंद, युद्ध आत्मा कौशल, गला घोंटना। अचानक एक लंबी प्रेत जैसी पूंछ प्रकट हुई और उसने लुओ चू का गला घोंट दिया। फोड़ना। लुओ चू ने अपनी छड़ी से एक जोरदार प्रहार किया, जिससे उसकी आधी आध्यात्मिक ऊर्जा मुक्त हो गई। टकराना। अचानक सार्थक चिल्लाया, मैं आत्मसमर्पण करता हूं। लुओ चू कुछ बोल भी पाता उससे पहले ही पेई हिंद की तलवार उसके पास से गुजरी और अगले ही पल लुओ चू जमीन पर गिर पड़ा। उसकी गर्दन से खून बह रहा था। सार्थक का चेहरा उदास था, उसका दिल कांप रहा था। उसने तियानशिन गांव की ओर देखा, फिर शोर मचा रहे दर्शकों की ओर। ये तीसरा मुकाबला उसके लिए अप्रत्याशित था। पहले जब वह किसी को मारता था तो ये जीवन और मृत्यु का सवाल होता था, लेकिन इस मुकाबले का उद्देश्य क्या था? सार्थक चुपचाप लुओ चू को वापस ले गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक ही वार में उसकी मौत हो गई। सार्थक, अमृता, तुम्हारा प्रतिद्वंदी भी तियानशिन गांव से है ना? मार डालो। अमृता ने रोते हुए सिर हिलाया। वह लुओ चू से नफरत नहीं करती थी, ये सब रूपेश की करतूत थी। अगर कोई उससे नफरत करता तो वह सिर्फ रूपेश ही होता। वांग बयू का चेहरा गंभीर था। वो पेई हिंद हमारी अकादमी से नहीं है, इसलिए हम उसकी ताकत नहीं जानते। अगर हमें पता होता तो हम निश्चित रूप से उसे हार मानने पर मजबूर कर देते। शिया वुशुन ने उठने की कोशिश करते हुए कहा, मैं अभी भी लड़ सकती हूं। सार्थक ने उसे घूरकर देखा, चुप रहो। दूसरी ओर फोनकिन ने शांत भाव से कहा, हम दुश्मन बन चुके हैं। अभी अभी लौटे पेई हिंद ने व्यंग्य करते हुए कहा, अगर हम दुश्मन बना ले तो क्या हुआ? तियानशिन गांव के लोग कभी डरे भी हैं क्या? ... रेफरी, तियानशुई गांव की अमृता बनाम तियानशिन गांव की लुओ यून। मैदान पर अमृता ने बांस की छड़ी पकड़े हुए लुओ यून की ओर इशारा करते हुए कहा, भले ही तुम लड़की हो, मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगी। लुओ यून ने बेपरवाही से हंसते हुए कहा, हाँ, क्या तियानशुई गांव के लोग अब इतने घमंडी हो गए हैं? क्या अमृता वो रोने वाली बच्ची नहीं है? मुझे याद है तुमने शहर में कितनी बार रोया था।
आह, मैं गिन भी नहीं सकती। एकीकरण। एक चीख के साथ लाल पक्षी अमृता के शरीर में प्रवेश कर गया और पल भर में अमृता का पूरा शरीर आग की लपटों में घिर गया। यही एक विशिष्ट प्रकार के आत्मापोशी और एक साधारण आत्मापोशी के बीच का अंतर है। लुओ युन के चेहरे के भाव में थोड़ा बदलाव आया और फिर उसके शरीर पर हरे रंग की एक परत दिखाई दी, जिससे उसके बड़े घूमते हुए पंजे नजर आने लगे। शिया वुशुंग, ज़ैड केकड़ा एक दुर्लभ प्राणी है जिसकी आक्रमण शक्ति बहुत अधिक होती है। सार्थक को ये बात भली भांति पता थी कि ज़ैड केकड़े के दो बड़े पंजे दो ड्रिल मशीनों की तरह थे, लेकिन सार्थक मुस्कुराया और बोला, हम जीत गए। जिया वुशुंग, शिया नान ने आगे पूछा, आप कैसे जीते? लड़ाई शुरू हो चुकी थी। अमृता की लंबी लाठी आग की लपटों से घिरी हुई थी, हर बार आग की लकीरें छोड़ रहा था। घूमती हुई ड्रिल को देखकर अमृता सीधे उसकी ओर दौड़ पड़ी। लुओ युन ने उपहास उड़ाया, मूर्ख, मैं तो ज़ैड केकड़ा हूं। कब? महज एक ही वार में लुओ युन के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। अमृता की शक्ति इतनी महान और इतनी दबंग कैसे हो सकती है? तादा। एक सफल प्रहार के साथ अमृता ने छड़ी को ऐसे चलाया मानो वह उसके शरीर का ही एक हिस्सा हो। सहजता और सुंदरता के साथ खींचना, वार करना, झाड़ना, काटना, झटका देना और घुमाना। उन्होंने बस इतना देखा कि लुओ युन हवा में उड़ गई, बिना जमीन पर उतरे। पहचानना। स्मैक। अमृता ने लुओ युन के मुंह में एक छड़ी मारी, जिससे उसके सारे दांत चकनाचूर हो गए। लेकिन क्या ये सचमुच खत्म हो गया है? कार्डिनल एक अग्नि मछली है, अमृता जहां भी गिरती है वह जला देती है। आह, पहचान लो। टकराना। लुओ युन के आत्मसमर्पण में दूसरी बार बाधा तियानिक्सिंग गांव के दर्शकों की ओर से आई। जहां अनगिनत लोग चिल्ला रहे थे, उसने आत्मसमर्पण कर दिया। रेफरी, ये फाउल था। फॉन किंग ने रेफरी से चिल्लाकर कहा, हमने पहले ही हार मान ली है। अमृता जोरदार प्रहार कर रही थी और उसमें लुओ युन को पूरी तरह से चुप कराने की क्षमता थी, लेकिन अचानक एक हाथ ने उसकी छड़ी को रोक दिया। रेफरी, विरोधी टीम ने पहले ही हार स्वीकार कर ली है। अमृता अचंभित रह गई, उसने कब हार मान ली? रेफरी, आधा शब्द बोलना भी हार स्वीकार करने के बराबर है। तियानशुई गांव में लोगों के एक समूह ने चिल्लाकर कहा, बकवास। वह क्या स्वीकार कर रही है? अपने पिता को? कौन जाने वह क्या स्वीकार कर रही है। रेफरी, चेतावनी, तियानशुई गांव के लड़के, अगर तुमने दोबारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया तो तुम्हें निष्कासित कर दिया जाएगा। शिया वुशुंग हार मानने को तैयार नहीं थी और बोलना चाहती थी, लेकिन सार्थक ने उसे दबा दिया और कहा, चुप रहो, मैं कर दूंगा। अमृता ने गुस्से में पैर पटका। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने तो उसकी बात काट दी थी। इस समय दर्शकों में से कोई अभी भी अमृता की ओर पूर्व या पश्चिम दिशा में मुंह करके गुस्से से बड़बड़ा रहा था। कुतिया, वह हार मानने को भी तैयार नहीं है। अरे तियानशुई गांव वाले, अगली बार मछली पकड़ने के स्थान पर मुझसे मत टकरा जाना। अरे छोटी लड़की, क्या तुम मौत को बुला रही हो? सार्थक ने हाथ में लाठी लहराते हुए दर्शकों पर चिल्लाकर कहा, तियानशिन गांव के लोगों, अगर हिम्मत है तो आकर मुझसे कहो, अपने बारे में तुम क्या सोचते हो? तुम मोटे हो। पुकारें। ठंडी रोशनी की एक चमक दिखाई दी और एक फेंकने वाला चाकू हवा में तेजी से निकला, जो मोटे आदमी को पुकारने वाले व्यक्ति के हाथ में जा लगा, जिससे खून का फव्वारा फूट पड़ा। रेफरी गुस्से से आग बबूला हो गया और सार्थक की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, तियानशुई गांव के रहने वाले, रुक जाओ, मैं तुम्हें अभी निकाल सकता हूं। सार्थक मुड़ा और अपनी छड़ी लहराते हुए रेफरी की ओर इशारा करते हुए बोला, क्या तुम तियानशिन गांव के लोगों को हमारा इस तरह अपमान करने देते हो? क्या तियानशिन गांव में तुम्हारी परवरिश इसी तरह हुई है? तुम दूसरों को मार सकते हो, लेकिन जब हम तुम्हारे लोगों को मारते हैं तो तुम गाली गलौज करने लगते हो। अगर तुम निष्पक्ष नहीं हो तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें भी पीट दूंगा? फुफकार। जब उसने अपना आखिरी वाक्य बोला तो पूरा स्टेडियम सन्नाटे में डूब गया। इस बच्चे ने क्या कहा? क्या उसने रेफरी पर हमला भी कर दिया? क्या वह पागल हो गया है? अन्य गांवों के लोग स्तब्ध रह गए। मियाओ मुमू ने अपनी मुठ्ठियां सीने पर बांध ली। हे भगवान, यह मोटा आदमी कितना दबंग है, कितना क्रूर है। वाह, कितना दबंग है। गु लोंग्यू ने उपहास उड़ाते हुए कहा, बेवकूफ, वह सचमुच रेफरी को मारना चाहता था। मैं उससे बात भी नहीं करना चाहता, उसे पीट पीट कर मार डाला जा सकता है। वेई हुआ ने व्यंग्य करते हुए कहा, यह तो हद ही हो गई। मुझे तो यह मोटा आदमी पसंद आने लगा है। शेन टोंग, अहंकारी और अज्ञानी, वह अपनी ही कब्र खोद रहा है। तभी तियानशुई गांव का मुखिया लौटा और गुस्से से चिल्लाया, सार्थक, चुप रहो।
तुम क्या कर रहे हो? सार्थक ने उदास भाव से अमृता को हाथ हिलाया और फिर स्टैंड की ओर देखते हुए कहा, अगर और कोई अन्याय हुआ तो मैं एक एक करके सबको चुनौती दूंगा। तुम सब बेकार हो। गांव के मुखिया ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, सार्थक चुप रहो। सार्थक ने अपना पेट खुजाते हुए कहा, ठीक है, मैं चुप हो जाता हूं। श्रेया वुशुंड ने बड़ी मुश्किल से अपनी बात कही, धिक्कार है, मैं कब उसके जितना अभिमानी हो पाऊंगा। वांग बयू ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। तुम्हें तुरंत पीट पीट कर मार डाला जाएगा। श्रेया नान, क्या उसे पीट पीट कर मार नहीं डाला जाएगा? जेया टोंग, ये बाल बाल बचा। यहां तक कि वह विशाल बिच्छू भी उसे नहीं मार सका। चेन किंग ने गहरी सांस ली, मैं मानती हूं। तियानशिन गांव के सभी युवा गुस्से से भड़क उठे। ये सरासर उकसावा और घोर अहंकारपूर्ण हरकत थी। फॉन किंग ने डांटते हुए कहा, शांत हो जाओ। यह मत भूलो कि अगर अमृता इतनी शक्तिशाली है तो सार्थक कप्तान क्यों है? जल्द ही सार्थक की बारी आ गई। इस समय रेफरी भी बेहद गुस्से में था और उसने सार्थक को घूरते हुए कहा, तियानशुई गांव का सार्थक बनाम तियानयुए गांव का लिन युआन। दर्शकों के बैठने की जगह। उसे मार डालो, इस मोटे आदमी को मार डालो। वे बेहद अहंकारी हैं। शायद उसे अभी भी लगता है कि वह उनके तियानशुई गांव में है। सार्थक हाथ में एक छड़ी लेकर मंच पर आया और दर्शकों के गुस्से भरे नारों के बीच उसने सबको अंगूठा नीचे करके तिरस्कार का इशारा किया। फिर उसने छड़ी को जमीन में गाड़ दिया और अपने सामने बैठे लिन युआन को इशारा किया। लिन युआन तुरंत क्रोधित हो गया। इसका क्या मतलब था? क्या वे हथियार इस्तेमाल नहीं करने वाले थे? तियानयुए गांव के कप्तान शेनटोंग, लिन युआन, सावधान रहो, पूरी ताकत लगा दो। अध्याय 135, एक आदमी एक चाकू। सार्थक ने सबको नाराज कर दिया है और अब तियानशुई गांव के लोगों को छोड़कर लगभग हर कोई सार्थक को मरवाना चाहता है। तियानयुए गांव में वापस आकर किसी ने कहा, चिंता मत करो, लिन युआन का आत्मा पशु एक कठोर कवच वाला कछुआ है। भले ही वह उसका मुकाबला न कर पाए, लेकिन यह मोटा आदमी उसे मार नहीं सकता। कुछ लोगों ने सोचा, पता नहीं इस मोटे आदमी की आत्मा किस तरह की है। अगर यह किसी अलग तरह की आत्मा है तो यह मामला गंभीर है। हालांकि जब लिन युआन ने मैदान के बीच में फ्यूजन चिल्लाया तो सार्थक ने अपना मुंह तक नहीं खोला। लिन युआन क्रोधित हो गया, धिक्कार है मोटे, चूंकि तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। मारना। लिन युआन ने विस्फोटक बल के साथ आगे बढ़कर हमला किया। उसकी लंबी तलवार से भी तेज आभा निकल रही थी। तलवार सार्थक से कई मीटर दूर थी, फिर भी सार्थक स्थिर रहा। दर्शकों में से एक व्यक्ति अवाक रह गया, क्या यह मोटा आदमी बेवकूफ है? लेकिन अगले ही पल, जैसे ही लंबी तलवार सार्थक के दरवाजे तक पहुंचने वाली थी, सार्थक का शरीर थोड़ा सा मुड़ गया। पलक झपकते ही एक चाकू लिन युआन की छाती में घुस गया और आर पार हो गया। सार्थक ने अपनी तलवार निकाली, उसे लिन युआन के कपड़ों पर पहुंचा, फिर छड़ी उठाए और वापस चला गया। जब सार्थक 5-6 मीटर दूर चला गया तब उसने लिन युआन को जमीन पर गिरते हुए देखा। एक पल के लिए पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। ये तियानशुई गांव है। शिया नान ने अपनी आंखें मलते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने उसे तलवार निकालते हुए नहीं देखा। शिया वुशुन मुस्कुराया, अद्भुत, उसने 1 इंच भी हिले बिना ही प्रतिद्वंद्वी को मार डाला। वह बहुत शक्तिशाली है। वांग बयू ने अपने होंठ सिकुड़े। उसे अचानक आश्चर्य हुआ, आखिर सार्थक की ताकत क्या थी? वह लाल पूंछ वाले बिच्छू राजा से कैसे बच पाया? रेफरी को कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, तियानयुए गांव के लोग पहले ही आगे बढ़ चुके थे। किसी ने तुरंत गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, अब उसे बचाने का समय नहीं है, वह तो पहले ही मर चुका है। न्यायाधीश के कटघरे में तियानयुए गांव के मुखिया ने तियानशुई गांव के बूढ़े झाओ को ध्यान से देखा और पूछा, ये कौन है? क्या वह शहर में पढ़ाई नहीं कर रहा है? बूढ़े झाओ ने धीरे धीरे कहा, 6 साल पहले कस्बे की तीसरी अकादमी के एक शिक्षक उन्हें आमंत्रित करने के लिए तियानशुई गांव आए थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। संक्षेप में, उपस्थित सभी ग्राम प्रधानों ने बूढ़े झाओ की ओर देखा। बाकी सभी लोगों के लिए कस्बे के स्कूल में जाने का अवसर बेहद दुर्लभ था, फिर भी एक लड़के ने इसे ठुकरा दिया। बूढ़ा झाओ उस समय बहुत खुश था। आधे साल से लगन से साधना कर रहे व्यक्ति से यही उम्मीद थी। अगर आपको पता चले कि यह व्यक्ति स्पिरिट गैदरिंग मास्टर भी है, तो क्या आप इतने हैरान होंगे कि बोल ही ना पाए। अगर ओल्ड झाओ को पता होता कि सार्थक अभी भी एक सोल मास्टर है, तो शायद वह कुछ भी नहीं कह पाता।
सार्थक बैठ गया और अमृता की ओर मुड़कर देखने लगा। सुंदर है ना? अमृता ने चिढ़कर कहा, अगर मैं इतनी मोटी न होती तो। सार्थक कुछ ही देर बाद 20 में से 10 पुरस्कार चुनने के लिए ड्रॉ शुरू हुआ। इस बार सार्थक ने तियानयांग गांव के एक व्यक्ति का चित्र बनाया जिसका नाम चेजी था। वांग बाइयू, मैं इस आदमी को पहचानता हूँ। यह एक 3 सिर वाला सर्प है, एक अलौकिक आत्मा वाला जानवर है और ये दोहरी तलवारें चलाता है। सार्थक, कितने भी घाव लग जाएं, किसे परवाह है। तियानयांग गांव। गु लोंग्यू, चे जी, क्या हमें हार मान लेनी चाहिए? यह मोटा आदमी साधारण नहीं है। भले ही लिन युआन ताकतवर न हो, उसे इतनी आसानी से नहीं मरना चाहिए था। चे जी ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, मेरे 3 सिर वाले सर्प के कवच और प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ मुझे एक ही वार में नहीं मारा जाना चाहिए। मैं एक ही वार में हार मान लूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि क्या वह आत्मा पशु का उपयोग कर सकता है। गु लोंग्यू ने एक पल सोचा। चे जी बहुत शक्तिशाली था, वे हुआ और शिया वुशुन के बराबर। 3 सिर वाला सर्प 3 प्रकार की बर्फीली ज्वालाएं उगल सकता था, उसे एक ही वार में मारना संभव नहीं होना चाहिए। मैदान पर नियंत्रक मियाओमुमु ने प्रतिद्वंद्वी को घेरने के लिए सीधे आध्यात्मिक पौधों का इस्तेमाल किया और मामूली अंतर से जीत हासिल की। सार्थक खड़ा हुआ और शांत भाव से बोला, ठीक है, अब मेरी बारी है। जब सार्थक अखाड़े में लौटा तो कुछ लोग अभी भी उसकी मौत की मांग कर रहे थे, लेकिन ऐसा करने वालों की संख्या काफी कम हो गई थी। ये कैसा मजाक है? यह मोटा आदमी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसने बिना किसी आत्मा राक्षस का इस्तेमाल किए ही किसी को मार डाला, यहां तक कि उसकी छड़ी जमीन में गड़ी हुई थी। फॉन किंग ने शांत भाव से कहा, चेजी बहुत शक्तिशाली है। देखते हैं वह सार्थक को कितनी दूर तक धकेल सकता है। फॉन किंग ने दबाव का इस्तेमाल किया, लेकिन यह नहीं कहा कि चेजी जीत सकता है। उसकी राय में चेजी इस समय आमने सामने की लड़ाई में सार्थक को हरा नहीं सकता। मैदान पर सार्थक लगातार छड़ी को जमीन में गाड़ता रहा और चेजी की ओर हाथ हिलाता रहा। चेजी, धिक्कार है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं लिन युआन हूं? सार्थक, अपनी आत्मा के जानवर का इस्तेमाल करो। सार्थक ने एक पल सोचा, मेरा आत्मिक जीव आत्मा को भक्षण करने वाली मछली है, ये बेकार है। क्या? पूरा दर्शक वर्ग शोर मचाने लगा। आत्मा को निगलने वाली मछली? क्या आप मजाक कर रहे हैं? गु लोंग्यू हक्का बक्का रह गया। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि इस आदमी ने कभी अपना आत्मा राक्षस, आत्मा भक्षक मछली नहीं दिखाया। शेन टोन हंसते हुए बोला, हे, लगता है वह आत्मा पशुओं का इस्तेमाल नहीं कर सकता। ऐसे में वह आमने सामने की लड़ाई में तो ताकतवर है। अगर दूर से हमले करने की बात हो तो। चेजी, हम सम्लन, आधिपत्य, शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा का भर जाना। 3 सिर वाले सर्प के साथ विलय चेजी के लिए काफी नहीं था। दुर्लभ प्राणी, बिजली के केकड़े पर अधिकार भी पर्याप्त नहीं था। उसने अपने शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा का एक जबरदस्त प्रवाह जोड़ा। अब वह सार्थक को अपने अब तक के सबसे शक्तिशाली शत्रु के रूप में देखता था। मारना। उसने सार्थक पर अपनी 2 तलवारों से हमला किया, एक ऊपर और एक नीचे, लेकिन यह उसका असली घातक प्रहार नहीं था। उसका असली घातक प्रहार बर्फ की ज्वाला की 3 लकीरें थीं। जैसे ही चेजी पास पहुंचा, एक तेज रोशनी दिखाई दी। शरीर आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है, फिर वह टूट जाता है। लाइटनिंग ट्रैप पोजीशन ब्रोकन। 3 सिर वाला सांप अपने स्वामी की रक्षा के लिए उड़कर आया और उसके तीनों सिर जमीन पर जा गिरे। चेजी की दोनों तलवारें आखिरकार सार्थक पर जा गिरीं, लेकिन उससे खनखनाहट की आवाज क्यों आई? जैसे ही चेजी हार मानने ही वाले थे, एक ठंडी चमक कौंधी और उस पल के बाद उन्हें बोलने का फिर कभी मौका नहीं मिला। तुम्हारा क्या मतलब है, एक ही वार में हार मान लेना? हार मानने का तो कोई मौका ही नहीं था। फुफकार। कमरा फिर से शांत हो गया। सार्थक ने सहज भाव से कहा, अगर एक कट काफी नहीं है तो 2। इस समय तियानयांग गांव में गु लोंग्यू ने सार्थक को चुनौती देने की सारी इच्छा खो दी। क्या वह सच में इंसान था? चेजी, जिसे उनमें दूसरा सबसे शक्तिशाली माना जा सकता था, ने 2 बार वार किया। ये तो बस पलक झपकने जितना था। क्या 2 वार और 1 वार में कोई फर्क था? गु लोंग्यू ही नहीं, बल्कि सभी प्रतियोगी भयभीत हो गए। क्या वह मानव शरीर था? क्या वह स्टील था? वे इस तरह कैसे लड़ सकते थे? अगर प्रतिद्वंद्वी स्थिर खड़ा रहता तो भी वे उसकी रक्षा पंक्ति को भेद नहीं पाते। फॉन किंग की आंखें सिकुड़ गईं। सब लोग सावधान रहें। अगर आपका सामना सार्थक से आमने सामने की लड़ाई में हो तो हार मान लें।
सार्थक अपनी सीट पर वापस बैठ गया और इस बार सभी लोग उसे ऐसे देख रहे थे मानो वह कोई राक्षस हो। अमृता ने काफी देर तक हिचकिचाने के बाद आखिरकार कहा, क्या आप सच में मध्यवर्ती स्तर के मछुआरे हैं? सार्थक ने एक पल सोचा, मैंने अभी अभी केवल एक मध्यम स्तर के मछुआरे की क्षमता का ही उपयोग किया है। श्रेया वुशुंग और बाकी लोगों के होंठ फड़क उठे। इस आदमी ने अभी तक कोई युद्ध तकनीक इस्तेमाल नहीं की थी, वह बस वहीं खड़ा रहा, अपनी लाठी भी नहीं निकाली और एक झटके में अपने प्रतिद्वंदी को मार गिराया। ऐसे व्यक्ति से लड़ने का क्या फायदा जो अपने तुरुप के पत्ते भी नहीं दिखा सकता। श्रेया वुशुंग ने आह भरी, छोड़ो इसे, मैं तुम्हारे साथ अभ्यास करने के लिए समय निकालने की योजना बना रहा था, लेकिन कोई बात नहीं। मैं वापस शहर जाकर उन शक्तिशाली लोगों को चुनौती दूंगा। श्रेया वुशुंग को डर था कि उसका मायाजाल सार्थक के विरुद्ध बेकार साबित होगा और वह मूर्खतापूर्वक आगे बढ़कर एक ही वार में मारा जाएगा। ... आधे घंटे बाद शीर्ष 10 में से लॉटरी निकालकर 5 का चयन किया जाएगा। फेंग्योमो के 3 गांवों में से केवल मियाओमू को चुना गया था और संयोगवश सार्थक को मियाओमू द्वारा ही चुना गया था। मियाओमू ने तुरंत अपना हाथ उठाया और कहा, मैं हार स्वीकार करती हूं। रेफरी सार्थक ने भी मुंह बनाते हुए कहा, शुरू होने से पहले ही तुमने हार मान ली है। जीने की तुम्हारी इच्छाशक्ति कितनी मजबूत है। हालांकि बाकी सबने राहत की सांस ली। अच्छा हुआ कि सार्थक वहां नहीं था, उसे सीधे शीर्ष 5 में पहुंचने दो। अगर वह सबको एक एक करके बाहर कर देता तो दृश्य कितना भयावह होता। हालांकि सार्थक शीर्ष 5 में जगह बनाने में कामयाब रहा, लेकिन अमृता का मुकाबला तियानयुए गांव के युवा समूह के कप्तान शेन टोन से हुआ। सार्थक ने वांग बयियू की ओर देखा। वांग बयियू ने समझाया, शेन टोन, जो एक अलौकिक आत्मा दानव है जिसका नाम बुद्ध के हाथ की तंतु है, प्रतिद्वंद्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को सोख सकता है। इसकी आक्रमण सीमा लंबी है और यह एक छड़ी का उपयोग करता है। सार्थक ने सिर हिलाया और अमृता की ओर देखा। हम जीत सकते हैं, है ना? अमृता एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर बोली, सब ठीक हो जाएगा। सार्थक ने सिर हिलाते हुए कहा, जब तक बुद्ध का हाथ तुम्हें स्पर्श न करे। अमृता ने जोर से सिर हिलाते हुए कहा, बुद्धा के हाथ वाला नींबू बिल्कुल ब्लड एनीमोन जैसा है, ये घिनौना है। सार्थक को कुछ अप्रिय बात याद आ गई, आगे और भी घिनौनी चीजें होने वाली हैं। बाकी लोग अवाक रह गए। क्या आप लोग सच में गंभीर हैं? क्या नतीजा पहले से ही तय हो चुका है? घिनौना वह चीज अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है, आप जानते हैं। 10 में से 5 प्रतिभागियों को चुनने की प्रतियोगिता काफी कड़ी थी, जिसमें अमृता की बारी आने से पहले पूरा आधा घंटा लग गया। जो प्रतिभागी पहले ही अगले चरण में पहुंच चुके थे उनमें सार्थक, फोंगकिंग, गु लोंग्यू और तियानशिन गांव की झूजिन शामिल थीं। जैसे ही अमृता मंच पर जाने वाली थी, सार्थक ने कहा, अगर तुम उन्हें हरा नहीं सकती तो हार मान लो। मैंने हार मानने को कहा, इसलिए मैं हार मान लेता हूं। अमृता ने सिर हिलाते हुए कहा, हम